स्वागत है आपका किताबों की दुनिया में। आज हम डेल कार्नेगी द्वारा लिखित किताब लोक व्यवहार, जिसका इंग्लिश नाम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, उसका ऑडियो संस्करण का छठा पाठ सुनेंगे। अगर आपने अभी तक इसके पुराने पाठ नहीं सुने हैं, तो आप बेल आइकन पर क्लिक करके उन्हें सुन सकते हैं। पाठ 6। अगर आप यह नहीं करते, तो आप मुश्किल में हैं। 1898 की बात है। रॉकलैंड काउंटी में एक एक दुखद घटना हुई। एक बच्चे की मृत्यु हो गई और पड़ोसी उसकी शव यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिम फार्ले घुड़साल में घोड़े को बांधने गया। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। हवा ठंडी और चुभने वाली थी। घोड़े को कई दिनों से व्यायाम नहीं कराया गया था और जब वह पानी की नाली में से निकला तो वह खेल खेल में मुड़ा। उसने अपने दोनों अगले पैर हवा में ऊंचे उठाए और जिम फार्ले को मार डाला। स्टोनी पॉइंट के उस छोटे से गांव में उस सप्ताह एक के बदले दो शव यात्राएं निकली। जिम फार्ले अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए और बीमे के कुछ $100। उनका सबसे बड़ा पुत्र जिम 10 साल का था और वह ईंट के भट्टे में काम करने लगा। वह मिट्टी सानता था और उसे सांचों में भरकर ईंट का आकार देता था और फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था। जिम को ज्यादा शिक्षा हासिल करने का कभी मौका नहीं मिला, परंतु उसकी स्वाभाविक मिलनसार प्रवृत्ति के कारण उसमें वह कला थी कि लोग उसे पसंद करने लगे। वह बाद में राजनीति में गया और समय गुजरने के साथ ही उसने लोगों के नाम याद रखने की असामान्य प्रतिभा विकसित कर ली। हालांकि वह हाई स्कूल भी नहीं गया था, पर 46 साल का होने से पहले उसे 4 कॉलेज ने मानद उपाधियों से विभूषित किया और वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन और पोस्टमास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। मैंने एक बार जिम फार्ले का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। उन्होंने जवाब दिया, कड़ी मेहनत। मैंने कहा, मजाक मत करो। इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी नज़र में उनकी सफलता का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। नहीं, आपने गलत सुना है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। नाम याद रखने की इसी काबिलियत की वजह से फार्ले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 1932 में व्हाइट हाउस पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियान में रूजवेल्ट का प्रचार किया था। जिप्सन कंपनी के सेल्समैन के रूप में यात्रा करते हुए और स्टोनी पॉइंट में टाउन क्लर्क के रूप में काम करते हुए जिम फार्ले ने लोगों का नाम याद रखने की तकनीक विकसित कर की। शुरुआत में यह तकनीक आसान थी। जब भी किसी नए व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती, वह उसका पूरा नाम पूछता था और उसके परिवार, बिजनेस और राजनीतिक विचारों के बारे में कुछ जानकारी भी ले लेता था। वह इन तथ्यों और उसके चेहरे को अपने दिमाग में बिठा लेता था और अगली बार जब भी वह उस व्यक्ति से मिलता था, चाहे वह मुलाकात 1 साल बाद भी क्यों ना हो, वह उससे हाथ मिलाते हुए उसके परिवार के बारे में पूछताछ कर सकता था और यह पूछ सकता था कि उसके बगीचे में सब्जियां कैसी लग रही हैं। कोई हैरत की बात नहीं है कि लोग उसे इतना पसंद करते थे और वह इतना लोकप्रिय था। रूजवेल्ट के चुनाव के प्रारंभ होने के कई महीने पहले जिम फार्ले ने हर रोज पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के सैकड़ों लोगों को पत्र लिखे। फिर वह ट्रेन पर सवार हुआ और 19 दिनों में बग्घी, ट्रेन, गाड़ी और नाव से 20 राज्यों और 12,000 मील की यात्रा की। वह शहर में जाता था, लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर या चाय पर लोगों से मिलता था और उनसे दिल खोलकर चर्चा करता था। फिर वह अगले राज्य की यात्रा पर चल पड़ता था। पूर्वी प्रांत में वापस लौटकर वह हर उस व्यक्ति को पत्र लिखता था जिससे वह पिछली यात्रा में मिला था। संपूर्ण सूची में हजारों नाम थे। उन सभी व्यक्तियों को जेम्स फार्ले के अपने हाथों से पत्र लिखा गया व्यक्तिगत पत्र मिलता था, जिसकी शुरुआत में लिखा होता था, प्रिय बिल या प्रिय जिम, और उन पर हमेशा हस्ताक्षर होते, जिम। जिम फार्ले ने बचपन में ही सीख लिया था कि आम आदमी दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। किसी के नाम को याद रखना और आसानी से उसका उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सम्मान देना है। किसी के नाम को भूल जाना या उसकी गलत स्पेलिंग लिख देना बेगानेपन और लापरवाही की निशानी है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक बार मैंने पेरिस में एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आयोजित किया और उस शहर में रहने वाले सभी अमेरिकी निवासियों को इसका फॉर्म लेटर भेजा।
चूंकि फ्रांसीसी टाइपिस्ट को अंग्रेजी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उन्होंने कई नामों की स्पेलिंग गलत सलत लिख दी। पेरिस में एक बड़ी अमेरिकन बैंक के मैनेजर ने मुझे एक शिकायती पत्र लिखा, जिसमें अपने नाम की गलत स्पेलिंग लिखने के लिए उसने मुझे बहुत कोसा था। कई नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है, खासकर तब जब उनका उच्चारण कठिन हो। इसे सीखने की मेहनत करने के बजाय आम तौर पर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उस व्यक्ति को किसी उपनाम से बुलाने लगते हैं। सिड लेवी को एक ग्राहक से कई बार मिलना पड़ा जिसका नाम निकोडमस पेप्रोडोस था। ज़्यादातर लोग उसे निक के नाम से बुलाते थे। लेवी ने मुझे बताया, उससे मिलने जाने से पहले मैंने उसके नाम पर काफ़ी मेहनत की थी। जब मैंने उसका पूरा नाम लेकर उसका अभिवादन किया, गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडमस पेप्रोडोस, तो वह भौचक्का रह गया। काफ़ी देर तक तो उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली। आखिरकार आँखों में आँसू भरकर उसने कहा, मिस्टर लेवी, मैं इस देश में 15 साल से हूँ, पर आज तक किसी ने भी मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाने की कोशिश तक नहीं की। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरा पूरा नाम और सही नाम लेकर मुझे बुलाया है। एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य क्या था? उन्हें स्टील किंग कहा जाता है, पर वे खुद स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग स्टील के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे, परंतु कार्नेगी यह जानते थे कि लोगों के साथ व्यवहार किस तरह किया जाता है और इसी कारण वे इतने अमीर बन सके। बचपन से ही उनमें प्रखर संगठक शक्ति थी और उनमें नेतृत्व की प्रतिभा साफ झलकती थी। 10 साल की उम्र तक आते-आते उन्होंने यह जान लिया था कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने नाम से बेहद प्रेम करते हैं, और उन्होंने इस जानकारी का उपयोग लोगों की मदद हासिल करने में किया। उदाहरण के तौर पर बचपन में जब वे स्कॉटलैंड में थे, तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला। कुछ ही समय बाद उनके पास बहुत से छोटे-छोटे खरगोश हो गए, परंतु गरीबी के कारण एंड्रयू के पास खरगोशों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उनके दिमाग में एक ज़ोरदार विचार आया। उन्होंने पड़ोस के लड़के-लड़कियों को बुलाया और कहा कि अगर वे उसके खरगोश को खाना खिलाएँगे, तो बदले में वह उनके सम्मान में इन खरगोश का नाम उनके नाम पर रख देगा। यह योजना जादू की तरह कामयाब हुई और कार्नेगी इस बात को कभी नहीं भूले। सालों बाद कार्नेगी ने बिज़नेस में इसी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए करोड़ों डॉलर कमाए। उदाहरण के तौर पर वे पेनिनसिल्वेनिया रोड रेल रोड की स्टील की पटरियां बिछाना चाहते थे। जे एडगर थॉमसन उस समय पेनिनसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे, इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने पीटर्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। अब आप इस पहेली का जवाब दें। जब पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी, तो आपको क्या लगता है जे एडगर थॉमसन ने पटरियां कहाँ से खरीदी? सीयर्स से, रॉबक से? नहीं नहीं, आप गलत हैं। एक बार फिर से अंदाजा लगाएं, क्योंकि थॉमसन ने वे पटरियां एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स से ही खरीदी थी। जब कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन रेलरोड स्पिलिंग कार बिजनेस में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे, तो एक बार फिर स्टील किंग को अपने बचपन का खरगोश वाला सबक याद आ गया। एंड्रयू कार्नेगी की सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पुलमैन की कंपनी से प्रतियोगिता कर रही थी। दोनों ही कंपनियां यूनियन पैसिफिक रेलरोड से बिजनेस हासिल करने के लिए प्रतियोगिता में अपनी कीमतें घटाती जा रही थी, और दोनों ही इस हालत में पहुंच गई थी कि दोनों अपने मुनाफे की सारी संभावना नष्ट किए दे रही थी। कार्नेगी ने और पुलमैन दोनों ही यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए। एक शाम को सेंट निकोलस होटल में जब दोनों की मुलाकात हुई, तो कार्नेगी ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, क्या हम दोनों दुनिया के सामने खुद को मूर्ख साबित नहीं कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? पुलमैन ने गुस्से से कहा। फिर कार्नेगी ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी कि यही कि वे दोनों मिलकर काम करें, प्रतियोगिता के बजाय सहयोग के रास्ते पर चलें। उन्होंने सपने दिखाने वाली शैली में बताया कि दोनों के मिल जाने से दोनों को ही कितना अधिक लाभ हो सकता है। पुलमैन ने ध्यान से पूरी बात सुनी और आखिरकार उन्होंने पूछा, आप इस नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे? और कार्नेगी ने झट से जवाब दिया, जाहिर है, पुलमैन पैलेस कार कंपनी। पुलमैन के चेहरे पर चमक आ गई। मेरे कमरे में आइए, उन्होंने कहा। हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं, और इस चर्चा ने औद्योगिक इतिहास बना दिया।
मित्रों और बिजनेस सहयोगियों के नाम याद रखने की नीति एंड्रयू कार्नेगी के लीडरशिप के रहस्यों में से एक थी। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के नाम याद थे। वे गर्व से कहते थे कि जब तक उन्होंने कंपनी संभाली, तब तक उनकी स्टील मिल में कभी कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं हुई। टेक्सास कॉमर्स शेयर्स के चेयरमैन बेंटन लव मानते थे कि कोई कॉरपोरेशन जितना बड़ा हो जाता है, वह उतना ही अधिक भावशून्य होता जाता है। उनका कहना है, इसे एक बार फिर से भावपूर्ण करने का एक तरीका लोगों के नाम याद रखना है। वह अधिकारी जो मुझे बताता है कि उसे लोगों के नाम याद नहीं रहते, वह मुझे दरअसल यह बता रहा है कि वह अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा याद नहीं रख पाता, और सच कहा जाए तो वह दलदल में चल रहा है। कैलिफोर्निया के रॉनवो पेलोस वर्डीज की कॉरेन कर्श फ्लाइट अटेंडेंट थी। उन्होंने अपने कैबिन में बैठे अधिकतम यात्रियों के नाम याद रखने की आदत डाल ली थी। वे उनकी सेवा करते समय उनके नाम का प्रयोग करना नहीं भूलती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यात्रियों ने उनकी सेवा की तारीफ उनके मुंह पर भी की और एयरलाइन में भी की। एक यात्री ने लिखा, मैं कुछ समय से टीडब्ल्यू एयरलाइन से यात्रा नहीं कर रहा हूं, परंतु अब मैं टीडब्ल्यू को छोड़कर दूसरी किसी एयरलाइन से यात्रा नहीं करूंगा। आप मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि आपकी एयरलाइन एक व्यक्तिगत एयरलाइन है और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को अपने नाम पर इतना अधिक गर्व होता है कि वे इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अभिमानी और कठोर पीटी बार्नम, जो अपने समय के महानतम शोमैन थे, इसलिए दुखी थे क्योंकि उनका नाम चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे सी एच सीले के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपना नाम बदलकर बार्नम सीले रख ले, तो वे बदले में उसे $25,000 देंगे। सदियों से अब अभिजात्य वर्ग के धनी लोग संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों को आर्थिक सहायता इसलिए देते आ रहे हैं ताकि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित की जाएं। पुस्तकालयों और संग्रहालयों में ऐसे लोगों ने बहुत दान दिया है जो यह सहन नहीं कर सकते कि उनका नाम मानवता के इतिहास से मिट जाए। न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में एस्टर और लेनॉक्स कलेक्शन है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में बेंजामिन अल्टमैन और जेबी मॉर्गन के कलेक्शन हैं, और लगभग हर चर्च में सुंदरता बढ़ाने वाली कांच की खिड़कियां होती हैं जिन पर उनके दानदाताओं के नाम लिखे होते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों के कैंपस में कई इमारतों पर उन दानदाताओं के नाम की सूची लगी रहती है जिन्होंने उन्हें बनवाने के लिए ढेर सारा दान धन में दिया है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी नाम पर ध्यान एकाग्र नहीं करने या उसे दोहराने और अपने दिमाग में उसे बैठाने के लिए ना तो समय देते हैं, ना ही मेहनत करते हैं। वे अपने बचाव में यह बहाना बनाते हैं, वह बहुत व्यस्त हैं। पर शायद वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज्यादा व्यस्त तो नहीं होंगे, ना ही वे कार्नेगी से ज्यादा व्यस्त होंगे। रूजवेल्ट लोगों के नाम याद रखने के लिए समय निकालते थे और अपने मैकेनिकों तक के नाम याद रखते थे। इसका एक उदाहरण देखें। क्राइस्लर ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर रूजवेल्ट के लिए एक विशेष कार बनाई क्योंकि पैरों के लकवे के कारण वे आम कारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। डब्ल्यू एफ चैम्बरमैन और एक मैकेनिक इस कार को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने गए। मेरे पास मिस्टर चैम्बरलेन का एक पत्र है जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। मैंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को सिखाया कि असामान्य उपकरणों वाली इस कार को कैसे चलाया जाता है, परंतु उन्होंने मुझे यह सिखा दिया कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा, मिस्टर चैम्बरलेन लिखते हैं, तो प्रेसिडेंट बेहद खुश और प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, मुझे सहज अनुभव कराया और मुझे इस बात से प्रभावित किया कि उनकी इन चीजों में बेहद रुचि थी जो मैं उन्हें दिखाने और बताने वाला था। कार इस तरह बनाई गई थी कि इसे पूरी तरह हाथों से नियंत्रित किया जा सके। कार को देखने के लिए बहुत से लोग कार के आसपास जमा हो गए थे और उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है ये बहुत शानदार कार है। मुझे बस एक बटन को छूना है और यह चल देती है, और आप इसे बिना किसी कोशिश के चला सकते हैं। मुझे लगता है ये बेहतरीन है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे काम करती है। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं बड़े शौक से इसे खोल खाल कर ये देखना चाहूंगा ये कैसे काम करती है। जब रूजवेल्ट के दोस्तों और सहयोगियों ने कार की तारीफ की तो उन्होंने सबके सामने कहा, मिस्टर चैम्बरलैन, आपने इस कार को बनाने में जितना भी समय दिया है और प्रयास किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। यह बहुत ही बढ़िया कार है। उन्होंने रेडिएटर विशेष, रियर व्यू शीशे, घड़ी विशेष, स्पॉटलाइटर, ड्राइवर की सीट की बनावट, डिग्गी में बने विशेष सूटकेसों इत्यादि सभी चीजों की तारीफ की। दूसरे शब्दों में उन्होंने हर उस चीज पर ध्यान दिया जिसे बनाने में मैंने काफी सोचा था।
उन्होंने एक-एक करके कार की विभिन्न विशेषताओं की तरफ मिसेस रूज़वेल्ट, मिस पर्किंसन और अपने सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। वे व्हाइट हाउस के पुराने पॉटर को भी यह कहकर तस्वीर में ले आए, जॉर्ज, आप इन सूटकेसों को अच्छी तरह से ध्यान रखने का बेताब दिख रहे हैं। जब ड्राइविंग लेसन खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, अच्छा मिस्टर चैम्बरलेन, मैं फेडरल रिजर्व बोर्ड को आधे घंटे से इंतजार करवा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे काम पर लौट जाना चाहिए। मैं अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर व्हाइट हाउस गया था। वहां पहुंचने पर उसका रूजवेल्ट से परिचय करवाया गया था, परंतु उसकी प्रेसिडेंट से कोई बातचीत नहीं हुई। रूजवेल्ट ने उस मैकेनिक का नाम केवल एक ही बार सुना था। मैकेनिक शर्मीले किस्म का था और उसने अपने आप को पृष्ठभूमि में ही रखा। परंतु हमसे विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की तरफ देखा, उससे हाथ मिलाया और उसका नाम लेकर उसे वॉशिंगटन आने के लिए धन्यवाद दिया। और उनका धन्यवाद सतही नहीं था, उनके शब्द सच्चे थे। मुझे यही महसूस हुआ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वह जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी व्यक्ति से गुजरते हैं, तो हमारे कहे शब्द या हमारे आगे सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे वे वेटर हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव, नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। यही पाठ 6 समाप्त होता है। इस पाठ से हमने सीखा, याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। हम जल्द ही आपसे अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।